जी, आपकी जो भाषा होती है, जो बयान होते हैं, वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे देखे जाते हैं। मतलब यूँ कहीं पूरे भारत में बहुत लोग गंभीरता से उसको सुनते हैं। जब बात अवध की आती है, अवधी की आती है, तो मैं आपका एक बयान सुना था जिसमें आपने कहा था कि हमारे 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे जो है अवधी में बात करते हैं। तो क्या ऐसा अवधी को आप कितना मानते हो? क्या सच में आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो फैमिली है, वो अवध में बात करती है? देखिए, यही से सबका अस्तित्व है। जो अवध के वासी हैं, अवध के कारण ही उनका अस्तित्व है। और इस बात पे हमको भी बहुत गर्व है और हर अवधवासी को होना भी चाहिए। अच्छा, अवधी भाषा एक मातृभाषा ही नहीं है, बल्कि आप समझिए कि वो देव भाषा है। उसमें तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस की रचना की और रामचरितमानस हर हिंदू के घर में आपको मिलेगा। तो हमारे लिए बड़े गर्व और सम्मान की और सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने अवध भूमि पे जन्म लिया है। अब जैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने इस भाषा को जीवित रखा, इसको आगे बढ़ाया, वैसे ही हम लोगों का भी दायित्व है और हम लोगों के बाद आने वाली पीढ़ी का दायित्व है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्षेत्रीय भाषा जीवित रहे, तो अपने बच्चों से उस भाषा में बोलना शुरू करिए। नहीं तो उस भाषा का 20-25 वर्षों में अंत हो जाए। माननीय राजा भैया जी, एक तरफ विकास की परियोजनाएं बौछार पे बौछार और दूसरी तरफ कुर्की और नोटिस का कार्रवाई, इस पर थोड़ा नहीं, कुर्की और नोटिस से हमसे कोई मतलब नहीं है ना। हम जो जैसा करेगा वैसा तो देखिए, वो इस लायक प्रश्न नहीं है कि किया जाए और न ही हमारा अवधी भाषा को, यानी आज हर व्यक्ति की बोलचाल की भाषा मानी जा रही है। तुलसी बाबा हर व्यक्ति नहीं, अवधवासी। हाँ, इसका प्रचार तो आगे भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जैसे अवध में अवधी बोलते हैं, ब्रजभाषा में ब्रजभाषा बोलते हैं, ब्रज क्षेत्र। जैसे बीजेपी ने कहा कि योगी आदित्य ने कहा एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, उसमें आपने भी सहमति दी कि जुड़ेंगे तभी बचेंगे। वहीं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जाति जनगणना लाकर क्या इस तरह से जातियों की जातीय अस्मिता नहीं जागेगी? जिस इलाके में जिसकी बाहुलता होगी, क्या एक रहेंगे, नेक रहेंगे और जाति जनगणना अस्मिता उभरेगी नहीं जातियों की? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। जहाँ तक हमको याद आ रहा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये आदरणीय मोदी जी ने कहा था। और बटोगे तो कटोगे, ये आदरणीय योगी जी ने कहा। अब आप आ जाइए जाति जनगणना। देखिए, जनगणना क्यों होती है? जनगणना इसलिए होती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या सुविधाएं दें, इस जिले की, इस क्षेत्र की, इस प्रांत की, इस प्रदेश की, इस राष्ट्र की कितनी आबादी है, कितने लोगों के लिए आवास, कितने लोगों के हिसाब से जल, कितने लोगों के हिसाब से बिजली, कितने लोगों के हिसाब से ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं, इसलिए दिया जाता है। ये इसलिए नहीं होता कि कौन किस जाति का है। तो लेकिन चलिए ठीक है, कुछ बातें हमको मुसलमान भाइयों से सीखनी चाहिए, अनुकरणीय। देखिए, जातियाँ वहाँ भी हैं, लेकिन उनके लिए सबसे पहले इस्लाम है। तो सनातन में भी यही होना चाहिए। हम किस जात में जन्म लिए हैं, ये इसमें हमारा कोई बस नहीं, लेकिन हमारे लिए सनातन, हमारे लिए हिंदुत्व ये प्राथमिकता है। और अगर कहीं कोई जातियों में बांट करके सनातन को कमज़ोर करने की बात कर रहा है, तो वो भारत के हित में नहीं है, वो हिंदू के हित में नहीं है, वो सनातन के हित में नहीं है। जैसे एक सवाल और भी रहेगा सर कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए, तो भारत में 27 से ज्यादा पार्टियां हैं, कोई भी खुलकर इस तरह से मुखरता से हिंदुत्व और सनातन की बात नहीं करता है। जनसत्ता दल को गठन के अभी 7 वर्ष हुए हैं और जिस मुखरता से आप आवाज उठा रहे हैं सनातन को लेकर और हिंदुत्व को लेकर, इसमें आपको लगता नहीं है कि सामाजिक जो सद्भाव है उससे भी हासिल की जा सकती है? पूरा सद्भाव है। वसुधैव कुटुंबकम का जो उद्घोष है, ये सनातन का उद्घोष है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा वसुधा, पूरी धरती हमारा परिवार है। हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन हमारे धर्म में, हमारे सनातन में यदि कोई कमी है, कोई कमजोरी है, तो उसको कोई विकार है, समय के साथ अगर कोई कमी आ गई है तो उसको दूर करना भी हमारा आपका दायित्व है। हम किसी की बुराई थोड़ी कर रहे हैं। अभी भी हमने कहा कि हमने देखिए, जैसे मुसलमान भाइयों से ये अच्छाई नहीं लायक। सर, सवाल इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में कोई घटना होती है तो बड़ी मुखरता से उसको मीडिया में उठाती है, और बंगाल जैसे, मुर्शिदाबाद जैसे घटना हो जाती है उसमें बड़े बड़े नेता चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते, उसमें भी आपने आवाज़ उठाई थी और मुखरता से आवाज़ उठाई थी। इस सवाल पर हमने मुर्शिदाबाद पे भी आवाज़ उठाई, हमने बंगाल की हिंसा पे भी उठाई, हमने पहलगांव के आतंकी हमले पे भी
जहाँ पे ध्यान देने की बात है, धर्म पूछा गया, जाति नहीं पूछी गई। और एक महत्वपूर्ण, अमरनाथ जी की यात्रा आरंभ होने वाली है। अमरनाथ जी की इस यात्रा में थल सेनाध्यक्ष, बीएसएफ के जो है मुखिया, सीआरपी के मुखिया, सारे अर्धसैनिक बलों के मुखिया, ये क्यों है? आप कभी खुद चिंतन करिए। 80,000 सैन्य बल और अर्धसैनिक बल लगता है, तब हम लोग अपने आस्था के केंद्र और बाबा अमरनाथ जी का दर्शन कर पाते हैं। ये गंभीर स्थिति है भारत की। और वहाँ भी कोई ये नहीं कि फला जात के लिए छूट। जो आतंकी हैं, जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित है, जो देशद्रोही हैं, वो मारते हैं कि हिंदू को मारना है, काफिरों को मारना है। वो अपना मुद्दा एक लेके आते हैं। आप अभी पहलगांव में देखिए क्या हुआ। कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ पा, अच्छा हिंदू हो, ये लो, कपड़े तक उतार करके देखे गए। अब हमारी आपकी आंखें खुल जानी चाहिए और जिनकी नहीं खुली है उनको भी खोलने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये सब बात अलग है। अभी आज का कार्यक्रम विकास से संबंधित क्षेत्र के लिए, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजा भैया 7 साल पहले पार्टी बनाई है। छोटी छोटी पार्टियां रही है, चाहे ओम प्रकाश राजभर, सभी ने बार्गेनिंग करके भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में बनी हुई है। राजा भैया इस तरह से क्यों नहीं कर रहे? राजा भैया इस तरह से क्यों नहीं कर नहीं होगा अरे वो मिल जाएगा आपको।